Good morning everyone, class 12, subject political science, word politics, chapter number 1, the Cold War era, and the topics are: first, arenas of Cold War; second, challenge of bipolarity; third, new international economic order; and the fourth and last topic of this chapter is India and the Cold War. So firstly, we will start from the first topic, that is arenas of the Cold War. बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरेनास. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही सुपर पावर अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को हद से ज़्यादा डेवलप करने के लिए छोटे छोटे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी. तो ऐसे एरियाज जहां ये दोनों ही सुपर पावर्स टकराई, इट मीन इनके बीच में वॉर हुई, लेकिन बात एक लिमिट के अंदर खत्म हो गई. इट मीन वो फाइट एटॉमिक वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई. ऐसे एरियाज को नाम दिया गया था एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसमें कांगो, बर्लिन, कोरिया, वियतनाम जैसे बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूड थे. और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करना होगा. ठीक है. अब इस फाइट्स के बाद भी दोनों ही कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि इतने कंट्रोल के बाद भी हो सकता है कि दोनों ही सुपर पावर के बीच में एटॉमिक वॉर शुरू हो जाए. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड इन दोनों ही सुपर पावर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो ना के बराबर था. तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर बाय मिस्टेक कोई मिसाइल लॉन्च हो जाती है या हंसी मजाक में ही कोई आर्मी सोल्जर कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, तो सेकंड पावर को ये बात कौन समझाएगा कि ये चीज फर्स्ट पावर ने जानबूझकर नहीं की है बल्कि बाय मिस्टेक हो गई है. एज ए रिजल्ट इन दोनों ही सुपर पावर्स ने मिलके कुछ एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें एनपीटी इट मीन नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, सेकंड थी एबीएमटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इसके बाद में सीटीबीटी, बीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी, इस तरीके की बहुत सारे एग्रीमेंट इन दोनों सुपर पावर्स ने अपने बीच में किए. अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो है चैलेंज ऑफ बाइपोलैरिटी. बेटा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड दो सुपर पावर के बीच में डिवाइड हो गया, तो क्या देयर इज नो थर्ड पावर दैट कुड चैलेंज टू द बाइपोलैरिटी? क्या ऐसा कोई थर्ड ग्रुप नहीं था जो बाइपोलैरिटी को चैलेंज कर देता? तो एक ग्रुप बना था जिसका नाम था नॉन अलाइज्ड मूवमेंट. हिंदी में इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन. स्टार्टिंग में यूगोस्लाविया, इंडिया और मिस्र, इन 3 कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि हम अपने आप को एक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, so that we will provide a third option in front of the newly independent African countries. अगर वो USA और USSR को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, then they can join to the NAM. अब ये 3 कंट्री मिलके अपने आप को इस ग्रुप में कन्वर्ट करते, उससे पहले ही इंडोनेशिया और घाना, इन 2 कंट्रीज ने भी इन 3 कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया. एज ए रिजल्ट इन 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया नाम को, इट मीन नॉन अलाइज्ड मूवमेंट को. इनका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 1961 बेलग्रेड में हुआ था. अब ये ग्रुप क्यों बना? क्योंकि जब भी कोई ग्रुप सेटअप होता है तो उसका कोई एम जरूर होता है. सो जनरली क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि व्हाट वाज द एम ऑफ नाम. तो इनका जो एम था वो ये था कि ये 5 कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे. दूसरा, दोनों ही सुपर पावर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डे पर डे इंक्रीज होती चली जा रही है उसको ये कम करने की या एंड करने की कोशिश करेंगे. और थर्ड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम था वो ये था कि जितने भी न्यूअली इंडिपेंडेंट कंट्री आ रहे हैं, वी विल प्रोवाइड द थर्ड ऑप्शन, हम उनको एक तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड करवाएंगे. अब यहाँ इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पेज नंबर 11 पर एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. मोस्टली बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है. क्वेश्चन है, इज नाम न्यूट्रलिटी, क्या नाम तटस्थ है? तो
जनरली मैं एक ही क्वेश्चन आपसे कहती हूँ, जब तक आपको क्वेश्चन में मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन टू द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता। ये होती क्या है? एक ऐसा कंट्री या एक ऐसा ग्रुप जिसका वॉर से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, ना तो उसका कभी किसी के साथ कोई वॉर हुआ और ना उसने कभी जो वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड अपने आइडियाज दिए कि वो गलत है या वो सही है। अगर कोई कंट्री ऐसा है देन दैट इज न्यूट्रलाइट, अदरवाइज नहीं। अब बात आती है इंडिया की नाम की, कि नाम न्यूट्रलाइट है या नहीं। तो नाम में अगर हम इंडिया को ही लें तो इंडिया का सबसे पहला वॉर 1962 में चाइना के साथ, उसके बाद में 1965-71 में पाकिस्तान के साथ हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, नाम ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर को खत्म करवाने में। तो क्या नाम न्यूट्रलाइट है? एग्जैक्टली, नाम न्यूट्रलाइट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो नाम बना था, ये ग्रुप कितना ज्यादा डेवलप हो पाया, क्या इसने अपने एम को अचीव किया या नहीं किया, इस बात का हम पता हमें एक छोटे से एग्जाम्पल से लग जाता है। इसका फर्स्ट समिट हुआ था 1961 बेलग्रेड में और 14th समिट हुआ था 2006 क्यूबा हवाना में। और जब इसका 14th समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ 116 कंट्रीज थे इसके मेंबर। तो विद दिस एग्जाम्पल यू कैन बिलीव कि ये कितना ज़्यादा डेवलप हुआ था। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर, दैट इज न्यू। इट मीन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आगे आए थे। इन कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम थी। ऑलरेडी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो थोड़ा बहुत इन्होंने अपने आप को रिकवर किया या जो थोड़ा बहुत इनके पास इकोनॉमी बचा था, वो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। इसके बाद वर्ल्ड डिवाइड होने लगा बिटवीन टू सुपर पावर। ठीक है, तो इनको एक नाम दे दिया गया था LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इट मीन अल्प विकसित देश। तो बीइंग अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कुछ ऐसे स्टेप ले जिनके बेस पर वी कैन डेवलप टू द LDC। एज ए रिजल्ट 1972 में UNO के ट्रेड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको नाम दिया गया टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के बेस पर एक पॉलिसी तैयार की गई इन LDC को डेवलप करने के लिए, जिसको नाम दिया गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब अगर कोई पॉलिसी मेडअप हुई है तो उसका कोई प्रोसीजर तो होगा, वो किस तरीके से काम करेगी। तो न्यू में हमने 4 पॉइंट को इंक्लूड किया था जिसके बेस पर हम इन LDC को डेवलप करेंगे। पहला पॉइंट इस पॉलिसी का क्या था? पहला ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इन LDCs के नेचुरल रिसोर्सेज को ले जा रहे थे, तो सबसे पहले हमें उन्हें रोकना होगा। दूसरा, इन कंट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को हमें इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना होगा। तीसरा, इस प्रोडक्शन को करने के लिए ये कंट्री जो टेक्नोलॉजी परचेस करते हैं हमें उसके प्राइस को कम करना होगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द न्यू वो ये था कि इन LDCs के इन्वॉल्वमेंट को हमें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। बेटा, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, दैट इज नाम को ज्वाइन करने के बाद इंडिया ने दोनों ही सुपर पावर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डे पर डे क्रिएट होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और
टू मच वाली बढ़ गई थी, उसको खत्म करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये मीडिएटर बना, दोनों के बीच में इसने कम्युनिकेशन को प्रॉपर करवाया, और इंडिया ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उसका पता हमें इस चीज से लग जाता है कि जो कोल्ड वॉर था वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड जब इंडिया ने अपना रोल प्ले किया तो उसके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव फीचर हमारे सामने आते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन टू पॉजिटिव फीचर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, जिसमें से पहला था, इस पीरियड के दौरान इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जिसमें केवल इंडिया का ही प्रॉफिट था। दूसरा, बहुत अच्छा वाला, बहुत चालाकी वाला काम इंडिया ने किया, इसने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया और ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इसका प्रॉफिट इंडिया को क्या मिला? अगर यूएसए अपनी फ्रेंडशिप इंडिया से खत्म करता है तो इंडिया यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेगा, और अगर यही स्टेप यूएसएसआर लेता है तो इंडिया यूएसए को ज्वाइन कर लेगा। कहने का मतलब ये था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड वो किसी एक सुपर पावर के साथ अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखेगा। अब आते हैं इसके दो नेगेटिव फीचर के साथ। पहला नेगेटिव फीचर्स ये था, क्रिटिसाइजर्स का कहना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने कुछ डिसीजन तो लिए थे लेकिन उसमें इंडिया का कोई भी प्रॉफिट नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो डिसीजन लिए थे वो हाँ ना वाले थे, ड्युअलिटी वाले थे, कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू दैट डिसीजन नहीं हुआ था। और दूसरा जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये था कि जब इंडिया ने नाम को ज्वाइन किया था तो अदर कंट्रीज के सामने ये कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप नाम को ज्वाइन करते हैं तो आप यूएसए या यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये पॉलिसी बनाने वाला इंडिया 1971 में खुद यूएसएसआर के साथ एक 20 ईयर्स टीटी को साइन कर लेता है। तो क्रिटिसाइजर्स का कहना यह है कि नाम टोटली प्रिंसिपल लेस पॉलिसी